Hello and welcome to Bimochan IAS, and this is the series of Geography Optional, and we are discussing Geomorphology, which is Module 2 of our series. लास्ट कुछ वीडियो से हम लोग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक्स है वो वन ऑफ द मोस्ट रैंडम टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्यों मैं इसको रैंडम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो एग्जाम में पूछे तो गए हैं, बट आप क्या ये फ्यूचर में पूछ सकते हैं कि नहीं है, ये हम लोग इसका आंसर है भाई हमें नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ रैंडम टॉपिक्स है। दैट मीन्स प्रिडिक्शन इज सो डिफिकल्ट कि प्रिडिक्ट कर पाना कि भाई इस तरीके के टॉपिक क्यों पूछे गए थे या फिर ये पूछे जाने वाले थे। क्यों पूछे गए थे तो अपन को पता है कि ये सिलेबस के अंदर है भाई। लैंडफॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने के लिए वो सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन यही पूछे जाएंगे ये आप लोग प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों के पास रास्ता क्या है इस चीज़ का? भाई सीधी बात है, जो पूछा है वो लोग वो चीज़ अपन लोग क्या कर लें, तैयार कर लें। बट हाँ, उतना ही जितना पूछा गया है बस, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर लगता है अपन जैसे न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग काफ़ी मैगजीन्स फॉलो करते हैं, और उसके अंदर अगर अपन को लगता है कि कोई ऐसा लैंडफॉर्म डिस्कस हुआ है अभी न्यूज़ में हो, या फिर मैगजीन के अंदर कुछ आया हो, या फिर कोई भी उससे रिलेटेड न्यूज़ आई हो आप लोगों के पास, तो अपन वो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं मिसलेनियस वीडियोस बना के। क्योंकि प्रिडिक्शन इज नॉट देयर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, जैसे स्पेलियोथेम, बास्केट ऑफ एक्स, टोपोग्राफी, अल्टीप्लेनेशन एंड ट्रंकेटेड डिस्पर्स। समझ में आई ना ये वाली बात? तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर ये सारे के सारे लैंडफॉर्म्स से जो हैं वो मैंने एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए। अलग अलग वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। बस आप लोग क्या करना है, इसके नोट्स बनाओ, याद करो, खत्म करो। ठीक है, और ये सीरीज मैंने इसी तरीके से करी है क्योंकि अपन ने लास्ट में कहाँ पे खत्म किया था, कास्ट टोपोग्राफी में किया था। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वो मैंने कास्ट टोपोग्राफी की बात की थी उसके अंदर। तो स्टार्ट करें। देखो, पहले भी अपन को पता है कि 100% एग्जाम बेस्ड ही पढ़ने वाले हैं, और आप बोलोगे कि नहीं, अरे अब ये जब आने की गारंटी ही नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि कास्ट टोपोग्राफी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी हम रिसेंट में क्या देख रहे हैं कि रिसेंट में ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा है एग्जामिनर। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कम से कम ये चीज़ लिख के तो आ सकते हो ना। अगर आप लोगों को कोई भी रैंडम क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड तो आप इन चीज़ों को यूज़ कराना वहाँ के ऊपर, क्योंकि टोपोग्राफी तो लगभग एक जैसी होगी ना हर जगह की। समझ में आया ना? अगर आपको पता है कि ग्लेशियल टोपोग्राफी है ये मेरी, तो ग्लेशियर्स में किस तरीके की चीज़ें बनेंगी, आप उसमें एक एक कीवर्ड्स छापा ना, आपको मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ ये वाला टॉपिक पढ़ा के। तो चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। देखो, आज का टॉपिक है स्पेलियोथर्म, बास्केट ऑफ एक्स। मतलब कितने इसके अंदर सब टॉपिक्स है, स्पेलियोथर्म, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी, अल्टीप्लेनेशन एंड ट्रंकेटेड डिस्पर्स। समझ में आई ना ये वाली बात? चलो स्टार्ट करते हैं एक एक से। तो पहले वही अपना जो डेली रूटीन होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग राइट ट्रैक पर है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में जो रेड वाला पोर्शन है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। येलो वाला पोर्शन हम लोगों का भी कंटिन्यूअस चल रहा है, जिसके अंदर है अब ये डेन्यूटेशन, क्रोनोलॉजी, ये सब आगे होता जाएगा। अर्थक्वेक और सुनामी का आपको बाद में एक वीडियो मिलेगा जब हम लोग डिजास्टर्स जो है डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। आप सोचोगे अभी मिल जाए, नहीं, नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, नाउ PYQ में अगर देखो, मैंने बताया ना कि रैंडम है। देखो, एक बार बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी आ गया, एक बार अल्टीप्लेनेशन आ गया, एक बार स्पेलियोथर्म आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराने हैं भाई, अभी रिसेंट में ही क्वेश्चन आए हैं। तो और ऐसा अब इससे अपन को हिंट कहाँ से लेनी है कि भाई बास्केट ऑफ एग्स जो है अपना क्या है, ग्लेशिएटेड रीजन्स के अंदर आता है। तो ग्लेशिएटेड वाले के अंदर इस तरीके की टोपोग्राफीज देखना पड़ेंगी। स्पेलियोथर्म भी, स्पेलियोथर्म जो हो गया वो कास्ट के टाइप का चीज़ हो गई। अल्टीप्लेनेशन भी अपना ग्लेशिएटेड टाइप की चीज़ हो गई। तो ये अपन लोगों को इस तरीके के छोटे छोटे लैंडस्केप देखते रहने पड़ेंगे कि अगर डायरेक्ट वो मोटा मोटा क्वेश्चन बड़ा पूछ ले या फिर एक छोटा ही पूछ ले। देखो, सारे के सारे 10 मार्क्स के हैं, दैट मीन्स यू हैव टू फिल ओनली 2 पेजेस। तो हम लोगों का मटेरियल भी उतना ही होना चाहिए। समझ में आया ना? वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं। पहले अपन लोग शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलो, पहले टॉपिक है स्पेलियोथर्म। क्या है स्पेलियोथर्म? देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है।
कास्ट टोपोग्राफी सिंपल वाटर और CO2 का रिएक्शन जब लाइमस्टोन से होता है, लाइमस्टोन की जगह सीधा सीधा मैं बोल दूं आपका कार्बोनेटेड स्टोन से अगर होगा तो क्या होगा, आप लोगों का एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, चाहे वो ऊपर होगा चाहे वो नीचे होगा, यही मैंने बताया था। ठीक है, अब मान लो मैंने पहले क्या बताया था कि आपकी एक केव बन गई है, केव के अंदर क्या हुआ, आप लोगों के इस तरीके के स्ट्रक्चर बन गए हैं नीचे। तो अगर ये स्ट्रक्चर क्या स्टोन के हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो कास्ट लैंडफॉर्म बोलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है और टाइम के साथ साथ इस पर केमिकल जो है डिपोजिशन, केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ मिनरल जो हैं वो डिपॉजिट हो जाए, मतलब डिपॉजिट हो जाए, दैट मीन्स आपने को ना देखा होगा कि आपके घर के अंदर अगर आपकी छत जो है वो लीक कर रही हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखना कि छत अगर लीक कर रही हो, आपका ही घर नहीं है, पुराना जगह है, और वहाँ पर अगर पानी ऊपर से आता हो कभी कभी और जो वाटर हो वो सॉल्टी वाटर हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे जो ऊपर जो छत है वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ। ठीक है, और कुछ जो नीचे टपक रहा है वहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते। दैट मीन्स जो मिनरल हैं वो डिपॉजिट हो गए कहाँ पर, आपकी सीलिंग के ऊपर और आपके फ्लोर के ऊपर, है कि नहीं। तो इसी तरीके से जो आप लोगों की इस तरीके की जो कास्ट टोपोग्राफी में जो केव्स बन रही हैं आसपास, तो वहाँ पर अगर मिनरल डिपॉजिट्स हो जाएं, कहाँ पर पूरी वॉल पर हो जाएं, छत पर हो जाएं, फ्लोर पर हो जाएं, तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेलियोथेम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पेलियोथेम्स बोलेंगे। तो ऐसे ही इसी ये देखो आपको जो डायग्राम देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, तो वो यही है स्पेलियोथम, समझ में आया। अब देखो स्पेलियोथम जो है वो मिनरल डिपॉजिट। अब स्पेलियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है केव। क्या होता है, केव, ग्रीक वर्ड है ये एक। स्पेलियन का मतलब होता है केव और थेमा का मतलब होता है डिपॉजिट। मतलब केव के अंदर अगर डिपॉजिट हो जाना किसी चीज का, उसको क्या बोलेंगे, स्पेलियोथेम। और स्पेलियोथेम क्या है, एक मिनरल डिपॉजिट है जो कि फॉर्म करता है केव के अंदर बाय डिपोजिशन ऑफ द मिनरल। किसके कारण, किससे, वाटर का मिनरल, ठीक है ना। कॉमन टाइप इंक्लूड स्टैलेक्टाइट, अपन लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा ना, स्टैलेक्टिस। ये क्या होता है, स्टैलेक्टिस क्या होते हैं, जो ऊपर की तरफ जो हैंग कर रहे हैं ना, ये वाले, ये मेरा ये सीलिंग है, ये मेरी फ्लोर है, तो जो ऊपर की तरफ हैंग कर रहे हैं उनको क्या बोलूंगा मैं, स्टैलेक्टिस। और जो मेरी नीचे की तरफ हैं उनको बोलूंगा स्टैलेगमाइट्स। क्या बोलूंगा, स्टैलेगमाइट्स। समझ में आई ना ये वाली बात, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्ट इस तरीके के समझना, मान लो अगर इस तरीके की ये चीज है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, है ना। अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन्हीं चीजों को बोलते हैं। जैसे ये हुआ, पूरी की पूरी केव को अपन स्पेलियोथर्म नहीं बोल रहे, दिमाग में रखना। स्पेलियोथर्म सिर्फ डिपॉजिट्स को बोल रहे हैं अपन लोग, चाहे वो ऐसा डिपॉजिट हो सकता है, चाहे ऐसा हो सकता है, चाहे ऐसा हो सकता है, चाहे ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, और चाहे ऐसा हो सकता है कि नहीं है। तो कोई भी डिपॉजिट्स है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेलियोथर्म बोलेंगे। जो अलग अलग टाइप होते हैं, कॉमन टाइप आप लोगों को दिमाग में सिर्फ यही रखना है, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स। 5 और बता दिए मैंने, तो अपन देखेंगे ना। वही वाली बात है, जैसे राइजिंग फ्रॉम फ्लोर्स, हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग, टिपिकली फाउंड इन द। अब कहाँ पर ज्यादातर मिलता है, अब एक बात होता है, कास्ट टोपोग्राफी को कहाँ मिलेगा, लाइमस्टोन। तो बस वही लाइमस्टोन एंड अदर सॉल्यूबल रॉक्स वेयर वाटर कैन परकुलेट, जहां पर वाटर परकुलेट हो सकता है, किसके थ्रू, रॉक के थ्रू, डिजोल्व कर सकता है मिनरल्स को और डिपोजिट कर सकता है विद इन द केव्स एज द वाटर ड्रिप्स और द फ्लो, है कि नहीं। वाटर, पानी की बूंदें अगर टपक रही हो या फिर फ्लो हो रहा हो वाटर का, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, आप लोगों के मिनरल डिपॉजिट्स हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन लोग स्पेलियोथर्म। अलग अलग फीचर्स, मतलब क्या, कौन कौन सी चीज होती है, देखो अपन ने क्या देखा, स्टैलेक्टाइट्स। स्टैलेक्टाइट्स मतलब आइसिकल शेप फॉर्मेशंस होते हैं। ये आइसिकल शेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा ये आइस टाइप का फील हो रहा है, देखो ये रहे, ये देखो, ये इस तरीके की चीज बहुत खूबसूरत लगती है देखने में अगर आप देखोगे तो। आइसिकल शेप्ड फॉर्मेशन हैंगिंग फ्रॉम केव सीलिंग। अब एग्जांपल के तौर पे, ग्रेट स्टैलेक्टाइट्स इन द डूलिन केव, कहाँ पर, आइलैंड के अंदर डूलिन केव है,
वहाँ पर आप लोगों को स्टेलेक्टाइट्स देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री हैंगिंग स्टेलेक्टाइट्स इन द वर्ल्ड। आप डायग्राम बना के आओगे तो सिंपल से इस तरीके का डायग्राम बना देना, ये हो गए स्टेलेक्टाइट्स, ये आपका फ्लोर्स हो गए। अगर स्टेलेगमाइट्स बनाने हैं तो क्या करोगे, ये आप लोगों को डायग्राम बनाना है, नीचे का ये बना दो, ये हो गया स्टेलेगमाइट्स। सीधी सीधी बात है ना, मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से हर चीज़ में बना के आओ तो जल्दी जल्दी काम होगा। स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेगमाइट्स, ठीक है। तो जैसे माउंड लाइक फॉर्मेशन है ग्रोइंग फ्रॉम द केव फ्लोर्स, क्यों नीचे नीचे टपकती जाएगी तो वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा। स्टेलेगमाइट्स इन द कार्लसवेट कार्बन्स, मतलब कहाँ पर है, कार्लसवेट कार्बन्स में है, यूएसए में, जो कि रिनाउंड फ्रॉम द साइज एंड ब्यूटी, मतलब साइज और ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। अगला जो है वो है कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, दोनों के बीच में इस तरीके से, मैंने खास टोपोग्राफी में बताया था लेकिन वो स्टोन का था, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का कॉलम बन गया, इस तरीके का कॉलम बन गया। फॉर्म व्हेन, अब ये ऐसे थोड़ी बनेंगे कि कट कट के थोड़ी बने थे, इसमें इरोजन का काम नहीं है, याद रखना। दिमाग में कोई पूछ ले कि इसमें इरोजन होता है क्या, नहीं, इसमें इरोजन का काम नहीं, इसमें डिपोजिशन का काम है, वो भी मिनरल के डिपोजिशन का। दैट मीन्स, एक बात बताओ, कोई स्टेलेक्टाइट्स ऊपर हैं और स्टेलेगमाइट्स नीचे हैं, समय के साथ साथ ये बड़े नहीं होते जा रहे, जब ये बड़े होते जाएंगे और ये स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स आपस में मिल गए, जुड़ गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स। तो बस वही है, जब स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स दोनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करोगे तो जाइंट्स हॉल जो है कहाँ का, लॉरे का, लॉरे कम्स का, यूएसए में। फीचर्स इंप्रेसिव कॉलम। फ्लो स्टोन्स क्या होते हैं, सीट लाइक डिपोजिट्स होते हैं, सीट लाइक डिपोजिट्स होते हैं। कहाँ पर, किसके द्वारा, फ्लोइंग वाटर के कारण ओवर द वॉल। अब देखो, ये आप लोगों को वॉल दिखाई दे रही है, मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, ये आप लोगों को वॉल दिखाई दे रही है, तो इस वॉल पर भी तो एक पूरा का पूरा डिपोजिट जमा हुआ है, ये देखो जमा हुआ है ना, तो इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लो स्टोन्स बोल रहे हैं। अब इसको कैसे बना के आओगे एग्जाम के अंदर, ये बनाया आप लोगों ने, ये आप लोगों का क्या हो गया, स्टेलेगमाइट्स, तो स्टेलेक्टाइट्स, ये हो गया स्टेलेगमाइट्स, ये कॉलम्स। और ये वाला जो इलाका है, ये चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कहीं भी ये जमा हुआ है, उसको क्या बोलोगे आप लोग, फ्लो स्टोन्स बोलोगे, फ्लो स्टोन्स बोलोगे। क्यों, क्योंकि वो फ्लो स्टोन्स है। द फ्रोजन नाइजीरिया जो है, कहाँ पर, मेमेथ के अंदर, यूएसए के अंदर। तो एग्जांपल, एक होता है सोडा स्ट्रॉ। सोडा स्ट्रॉ क्या होते हैं, ये बहुत थिन होते हैं, हॉलो ट्यूब्स होते हैं, हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग्स। क्या होगा, ये क्या, स्टेलेगमाइट्स टाइट्स जो थे वो बिल्कुल ऐसे थे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हॉलो ट्यूब्स होंगे और थिन होंगे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पतले पतले से नहीं कुछ लटकते हुए आपस में टूट जाएंगे। तो बस वही चीज़ है, इनको सोडा स्ट्रॉ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कोका कोला पिया हो, सोडा पिया हो, तो स्ट्रॉ से नहीं पीते, तो बहुत ज़्यादा हॉलो होती हैं और बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। तो कैसी, जेनुइन केव्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर। समझ में आई नहीं ये वाली बात। देखो अब ये तो मैंने हैंडमेड है, मैं आपको पहले ओरिजिनल दिखा देता हूँ। देखो, ये हो गए आपके स्टेलेक्टाइट्स, नीचे हो जाएंगे यहाँ पर अगर लगे होंगे तो स्टेलेगमाइट्स, ये आपके कॉलम्स हो गए, ये आप लोगों की क्या हो गई, फ्लो स्टोन्स हो गए, और यहाँ पर बहुत पतली सी जो होंगी सोडा स्टोन्स लगे होंगे, जिनको कभी भी एक हाथ से वैसे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, अब देखो, अब इस चीज़ को अगर मैं कार्टूनिक वे में दिखाऊं तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये कॉलम्स हो गए, स्टेलेक्टाइट्स हो गए, स्टेलेगमाइट्स हो गए, ये सोडा स्ट्रॉस हो गए। देखो देखने में कितनी मुश्किल आ रही है, वेट मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, वेट, ये देखो, देख रही है ना, ये देखो, इसको, ये कितनी हॉलो दिखाई दे रही है इस तरीके की, ये कितनी ज़्यादा वो दिखाई दे रही है, समझ में आई नहीं ये वाली बात। ठीक है, ये हो गए फ्लो स्टोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर या तो वाटर फ्लो के कारण, कैसे भी यहाँ पर जम गया है पानी। ठीक है, लाइमस्टोन डैम, मतलब ये टूट के यहाँ पे डैम बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकलता चला जाता है। समझ में आई नहीं ये वाली बात। अब चाहो एग्जाम के अंदर कैसे बना के आओगे, ये सोडा स्ट्रॉ बना देना, देखो हॉलो फील्ड दिखाई दे रही है ना, स्टेलेक्टाइट्स को क्या करना, इस तरीके से पूरा भर देना इस चीज़ को, तो इससे लगने लगेगा स्टेलेक्टाइट्स बन गए। ये फ्लो स्टोन्स हो गए, ठीक है, ये रिम स्टोन्स डैम्स हो गए, यहाँ पर ये कॉलम बन गया, स्टेलेगमाइट्स बन गए, तो इसको बोलते हैं अपन लोग स्पेलियोथम। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के स्पेलियोथम नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये स्पेलियोथम है, 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 तो अलग अलग टाइप के स्पेलियोथम्स होते हैं, याद रखना। समझ में आई नहीं ये वाली बात। तो अपनों का स्पेलियोथम बस इतना ही बहुत है, वो जाना था ना, 10 मार्क्स में कितना लिख के आओगे, ये तो लिख के आओगे। आई एम सॉरी।
तो आप लोगों को एग्जांपल्स भी इसी के अंदर हो गए, आप लोगों के फॉर्म्स फीचर्स हो गए और इंट्रोडक्शन हो गया, सिंपल सा डायग्राम्स भी बना के आ जाओगे और क्या बना के आओगे। सेकेंड इज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जितना भी हम लोगों का इरोजन सरफेस था, मतलब वाटर के इफेक्ट के कारण जो चल रहा था, वाले लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने देख ली, ठीक है। तो जितने भी हम लोगों ने 3-4 वीडियोस इससे पहले डिस्कस किए हैं, 2 या 3 जितने भी वीडियो डिस्कस किए हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखी बाय दी वाटर और एयर, ठीक है। अब जो है एग्जामिनर का फोकस आने लगा है किसके ऊपर, ग्लेशिएशंस के ऊपर। तो ग्लेशियर्स के कारण जो लैंडफॉर्म्स बने हैं ना, वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से एक जो है वो पूछा गया था 16 के अंदर, बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है बास्केट ऑफ एग्स मतलब कुछ ऐसी जगह होगी, मतलब कुछ ऐसी जगह होगी जहां पर आप लोगों को देखने पर लगेगा कि वहां पे एक बास्केट के अंदर अंडे रखे हुए हैं, एग्स रखे हुए हैं, है कि नहीं है। तो बास्केट ऑफ एग्स जो टोपोग्राफी है वो किसको रिफर करेंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड ओवल शेप्ड। एग कैसे शेप के होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड ओवल शेप्ड माउंट्स, मतलब बहुत बड़े पहाड़ नहीं होंगे, माउंट्स होंगे इस तरीके के, नॉन एज ड्रम लाइन। इनको क्या बोलेंगे, ड्रम लाइन्स बोलेंगे। दैट मीन्स जो अपन लोगों का बास्केट ऑफ टोपोग्राफी किस चीज को बोलेंगे, क्लोजली पैक्ड ओवल शेप्ड माउंट जो होंगे, जिनको हम लोग ड्रम लाइन्स बोल रहे हैं। जैसे देखो ये डायग्राम में ही देख लो, इस तरीके से अगर आप लोगों के बने हों अलग अलग, बिल्कुल। और ये तो मैंने बहुत दूर दूर बना दी, ये ड्रम लाइन्स बना दी हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रम लाइन्स बोल रहे हैं। जो फॉर्म किसके द्वारा होते हैं, ग्लेशियल डिपोजिशन के कारण होते हैं। पहला ग्लेशियल डिपोजिशन के कारण होते हैं, या स्कल्पटिंग के कारण होते हैं, और सॉरी, और स्कल्पटिंग के कारण। स्कल्पटिंग मतलब बहुत सारी जैसे आपकी चीज़ें मिक्स हो जाएं उसके अंदर, जैसे रॉक हुई, सैंड हुई, आपकी सॉइल हुई, ये सब चीज़ें आपकी मिक्स होती जा रही हैं, तो स्कल्पटिंग हो गई इस चीज़ की, ठीक है। और उसका इरोजन भी हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्लेशियल डिपोजिशन होगा और स्कल्पटिंग होगी। व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव, जब ऊपर से देखते हैं तो लैंडस्केप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एग अरेंज किए गए हैं बास्केट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे वही अपने डेविस भाई साहब 1925 में डिस्क्राइब किया इनने कि बास्केट जो है अरेंज की गई है ड्रम लाइन, अरेंज बास्केट जो है अरेंज ड्रम लाइन है कनाडा के अंदर। इसको अपन लोग क्या बोलने लगे हैं, बाद में अपन लोग बास्केट ऑफ एग्स बोलने लगे हैं टोपोग्राफी, ठीक है। समझ में आया ना। तो कनाडा के अंदर सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया कि बास्केट अरेंज ड्रम लाइन इन द कनाडा, बाद में इसको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बोलने लगे। डायग्राम बना के आना है, सिंपल सा ओवल टाइप के ये डायग्राम बनाना है, ड्रम लाइन दिखा देना, इसको अपन बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बोल रहे हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है इसका देख लो, कि देखो सबसे पहले मतलब 3 स्टेप्स देख लो मोटा मोटा, ये 3 स्टेप्स होती है। कैसे, पहला होगा डिपोजिशन ओरिजिन, ग्लेशियल स्ट्रीमलाइन और क्लस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। तो डिपोजिशनल ओरिजिन क्या होगा, ड्रम लाइन जो होगी वो डेवलप होगी किससे, सब ग्लेशियल टिल से। अब ये सब ग्लेशियल टिल क्या होता है, सब ग्लेशियल टिल डिपोजिट्स क्या होते हैं, वो होता है कि क्ले, सिल्ट और सैंड और ग्रेवल्स, मतलब क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप लोगों ने मिक्स कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टिल डिपोजिट्स। क्या बोलेंगे, टिल डिपोजिट्स। और कौन से वाले, सब ग्लेशियल टिल डिपोजिट, जिससे शेप बनता है ओवर राइडिंग ग्लेशियर का, जिसको शेप दिया जाता है ओवर राइडिंग ग्लेशियर से। जैसे अब देखो नीचे इसमें क्या बन गए आपके, सब ग्लेशियल टिल हो गए यहाँ पर, इसके ऊपर क्या आया, आपके ऊपर एक ग्लेशियल जम गया। अब ग्लेशियल अगर ये खिसकेगा, दैट मीन्स ये इसको काटता हुआ चला जाएगा, शेप देता हुआ चला जाएगा, इरोड करते हुए चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा इसका शेप जो है, जो पहले मेरा इस तरीके का था, वो मेरा शेप ऐसे हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में तो वो होता चला जाएगा। तो पहली बात क्या होगी कि आप लोगों की जो डिपोजिशनल ओरिजिन में अगर बात करोगे, तो ड्रम लाइन जो डेवलप होते हैं किससे, सब ग्लेशियल टिल डिपोजिट्स के कारण, जो कि एक मिक्स ऑफ क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, ग्रेवल है, जिसको शेप दिया जाता है ओवर राइडिंग ग्लेशियर के कारण। ग्लेशियल स्ट्रीमलाइनिंग करे। अब सेकंड स्टेप इज ग्लेशियल स्ट्रीमलाइनिंग। अब देखो वहां पर जब एग्जाम में डायग्राम बना के आओ ना, फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो आराम से। डिपोजिशनल ओरिजिन करोगे, फिर ग्लेशियल स्ट्रीमलाइन करोगे, फिर क्लस्टर फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाया ना, समझ में आया। तो
द फ्लोइंग आइस मोल्ड द टिल इनटू द स्ट्रीमलाइंड ओवल लैंडफॉर्म। अब क्या करेगी ये जो है, अब एक बात बताओ, मैं कॉमन सेंस बताना कि आपके पास एक लड्डू का मटेरियल रखा है, ठीक है, ये मेरे पास लड्डू का मटेरियल रखा है। अगर इस लड्डू को मुझे बनाना है, इस लड्डू को मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने दोनों हाथों को इधर उधर ले जाऊंगा, या फिर सिर्फ एक हाथ को इधर या इधर ले जाऊंगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, मेरा जो नीचे का जो मटेरियल था वो किस आकार में जाने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, राउंड शेप में जाने लगेगा। जब राउंड शेप में जाने लगेगा तो अब इस केस में जो है वो आपका जो ग्लेशियर है, अगर वो आपका खिसकेगा तो उसके नीचे जो टिल डिपॉजिट्स हैं, मतलब क्ले है, सिल्ट है, ग्रेवल है, सैंड है, सब मिलके क्या करेगा, एक लड्डू टाइप का बनेगा ना। लेकिन परफेक्ट लड्डू क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ना कि इस तरीके से घूम घूम के, है कि नहीं। तो दैट मीन्स वो क्या बनेगा, एक ओवल शेप बन जाएगा, जो लास्ट का जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो वही चीज है कि जो है जो फ्लोइंग आइस जो है वो उसको मोल्ड करेगी टिल को, इसके अंदर स्ट्रीम्ड लाइन ओवल लैंडफॉर्म के अंदर, जो कि अलाइन होगा आइस मूवमेंट की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, जिधर आइस मूवमेंट, अगर आप सीधा सीधा बात है इधर लेके जाओगे कोई चीज को, तो क्या हो जाएगा, मेरा इस तरीके का तो शेप बनेगा, और अगर इधर लेके जाओगे तो मेरी किस तरीके की शेप बनेगी, इस तरीके की शेप बनेगी। कॉमन सेंस है। नाउ क्लस्टर फॉर्मेशन, अब क्लस्टर बनेंगे, मल्टीपल ड्रम लाइन्स जो है ना वो क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे इन द क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी। क्या वो करेंगे, ड्रम लाइन फॉर्म करेंगे इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्रिएटिंग द बास्केट पैटर्न इनिशियल्स इन द ऑन्टोरियो ड्रम लाइन फील्ड। कहाँ पे, ऑन्टोरियो ड्रम लाइन फील्ड के अंदर इनिशियल करेंगे, मतलब मल्टीपल ड्रम लाइन जो होंगी वो फॉर्म करेंगी क्लोज प्रॉक्सिमिटी को, जिससे क्रिएट होगी बास्केट पैटर्न इनिशियल्स इन द ऑन्टेरियो ड्रम लाइन फील्ड। समझ में आई ये वाली बात, सीधी सीधी बात है। नाउ अब देखो, अभी ये वाला डायग्राम मैं भी बताता हूँ, ये पीछे वाला ही, पहले आप सिंपल मोटा मोटा ही समझ लो कि क्या है ये। देखो शेप और ओरिएंटेशन क्या होगा, सब सर्कुलर होगा, पहली बात है, पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं होगा ना, तो इसीलिए सब सर्कुलर होगा। टू इलोंगेटेड ओवल्स, मतलब ओवल्स बहुत लंबे होंगे, लॉन्ग एक्सिस अलाइंड विद द फॉर्मर आइस फ्लो डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मेरा आइस फ्लो था, पहले था ना, क्योंकि अब तो पूरी वहाँ पे आइस रही ही नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में मेरा आइस फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में वो शेप हो जाएगी। नाउ लेंथ क्या होगी, लगभग लगभग इसकी 100 से लेके 500 मीटर तक लेंथ हो सकती है। साथ में विथ जो होगी वो 100 से लेके 300 मीटर तक विथ हो सकती है, और हाइट 10 से 50 मीटर्स तक हो सकती है। समझ में आई ना ये वाली बात। देखो ऐसे बन सकता है ये वाली 3D में अगर मैं बनाऊं तो ये मेरा ऐसे बनेगा। तो जो मेरी हाइट होगी वो 100 से 500, जो मेरी विथ होगी वो मेरी 100 से 300, जो मेरी जो मेरी लेंथ होगी वो मेरी 100 से 500, और जो मेरी हाइट होगी वो मेरी होगी 10 से लेके 50 मीटर तक, है कि नहीं, इस तरीके से। नाउ अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो अरेंजमेंट जो होगी, डेंस क्लस्टरिंग विद द इंटेंस डेंस क्लस्टरिंग विद द इंटेंस dense clustering with the intense drumline swells filled by the stream और box। मतलब क्या है, पूरी की पूरी अरेंज होगी क्लस्टरिंग, डेंस क्लस्टरिंग विद द इंटर ड्रमलाइन swells filled by the stream और box। नाउ अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्यों, मैं डायग्राम ही अगर बनाना है तो ड्रम लाइन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आइस फ्लो होगा, अगर डायरेक्शन पहले मेरा क्या है, एक ब्लंट एंड है, यहाँ पे टेपर्ड एंड है इस वाले इलाके का। अगर मेरा आइस फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये प्लेन टाइप का बन जाए, पहले प्लेन था इस तरीके का बन जाएगा, ये प्लान है, ये टेम्पर्ड एंड है, तो इस तरीके से टेम्परिंग होगी। अगर ऐसे ही मल्टीपल मेरे यहाँ पर आ गए एक इलाके के अंदर, ये अलग अलग, देखो ये बना ये बना ये बना बना, ऊपर से जब आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी बास्केट के अंदर आप लोगों ने एग रख दिया हो, है कि नहीं। ये तो चूंकि अपने हाथ से बना रहे हैं तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप वहां बना के आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, ये देखो
एग्जाम्पल के तौर पर ही लिख के आनी है ये चीज़, कोई एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें नहीं है कि वैसे लिख के आनी है। कनाडा, नॉर्दर्न आइलैंड, यूएसए और इंडिया एनालॉग है ये, ठीक है। इंडिया में दो नॉट क्लासिक लद्दाख ग्लेशियल मोरेन्स एंड द सिक्किम बरी ड्रम लाइन्स नियर द तीस्ता वैली रिसेंबल मिनिएचर ड्रम लाइन क्लस्टर। मतलब पूरी तरीके से नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा रिसेंबल तो करते हैं इस तरीके को, ठीक है। ड्रम लाइन क्लस्टर्स। नाउ यूएसए का देखा जाए तो अपर मिडवेस्ट देख लोगे, विस्कॉइन ड्रम लाइन वेल्ट एट द सदर्न एज टू द लॉरेंशियल आइस सीड, ठीक है। कंट्री डाउन कॉसी, ये सब एग्जाम्पल्स है, चाहो लिख के आओ नहीं तो लिख के आओ, वैसे एक दो लिख के आओगे तो अच्छा लगेगा। कनाडा तो क्लासिकल एग्जाम्पल है क्योंकि आपको को पता है कि डेविस ने 1925 में इसी को देख के सब कुछ किया था। ड्रम लाइन वन अक्रॉस द सदर्न ऑन्टेरियो सिमकॉइल कंट्री फॉर्म ट्रू बास्केट पैटर्न। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए। अगर बास्केट ऑफ एक्स के बारे में आ गया या फिर कोई भी ग्लेशिएटेड रीजन्स के बारे में भी आ गया तो आप लिख के आना। एक इंडिया का तो आपको पता ही है कि इस तरीके के लिख के आओगे। फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, देखो पेलियोग्लेशियोलॉजी, पेलियोग्लेशियोलॉजी मतलब पुरानी जिस तरीके से ग्लेशियर्स जिस तरीके से थे अपन इससे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर ग्लेशियर फ्लो कर रहा है तो हम लोगों का क्या बना, बास्केट ऑफ एक्स है ना, ड्रम लाइन्स बनी है। तो अपन लोगों को समझ में आएगा कि भाई हाँ यार इस तरीके इंडिकेटेड फॉर्मर आइस मूवमेंट, बिल्कुल बता देगा कि किस साइड जो हम लोगों का आइस मूवमेंट हुआ है डायरेक्शन में। और फ्लो डायनेमिक्स हेल्प द रिकंस्ट्रक्ट द ग्लेशियल पाथ, इससे क्या होगा आप लोगों का ग्लेशियल पाथ जो हुआ वो रिकंस्ट्रक्ट होने में हेल्प मिलेगी। हाइड्रोलॉजी एंड लैंड यूज, जैसे swells between the drumline often form the wetlands or the lakes should be avoided in the infrastructure planning। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से आप लोगों के लेक्स में जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करोगे ना तो कहाँ पर आप लोगों को रुकना है, कहाँ पर आप लोगों को बढ़ना है, ठीक है। ऑन्टेरियो ड्रम लाइन जो है फील्ड की जो है प्राइम एग्रीकल्चरल जोन है विद द ड्रेनेज इशू, सबसे बड़ा ड्रेनेज इशू था एग्जाम्पल के तौर पर, समझ में आया, ठीक है। ये वाला अपना बास्केट ऑफ एक्स भी कंप्लीट हो गया। इसमें अपन लोग इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे कि भाई पूछा ही उतना है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मिल जाए तो आपको एकदम करके तो आओगे। नेक्स्ट इज अल्टीप्लेनेशन। क्या है अल्टीप्लेनेशन? मेनली मैं भी चाहता था इसका एक सेपरेट वीडियो बना सकता था लेकिन नहीं, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ये भी समझ लो। अल्टीप्लेनेशन होता क्या है, देखो इसको अपन सिर्फ अल्टीप्लेनेशन भी बोल सकते हैं, इसको अपन इक्विप्लेनेशन भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्रायोप्लेनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स लेवलिंग ऑफ द लैंड, मतलब किसी भी लैंड की लेवलिंग करने को अपन क्या बोलते हैं, अल्टीप्लेनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन सेंस लगाना कि अगर आप लोगों का इस तरीके का एक स्लोप है, ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर लेवलिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिपॉजिट्स हो जाएंगी और इस तरीके से ये चीज़ें भरती चली जाएंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक लेवल में कोशिश नहीं करेगा इसको आने की, तो इसी को बोलते हैं अपन अल्टीप्लेनेशन। क्या बोलते हैं, अल्टीप्लेनेशन। अब कहाँ पर, वही हाई एल्टीट्यूड रीजन में, कौन सा इलाका, पेरीग्लेशियल रीजन में, थ्रू वेदरिंग इरोजन एंड ग्लेशियल एक्टिविटी एंड ग्लेशियल, मतलब चाहे वेदरिंग होगी, इरोजन होगा और ग्लेशियल एक्टिविटी होगी, इसके कारण आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों की लैंड जो होगी वो लेवल में आएगी, ठीक है। मतलब पूरा हाई अल्टीट्यूड रीजन है ना, एक पहाड़ है, यहाँ पर अगर इस तरीके से इरोजन हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें आई तो ये इस तरीके से बनने के बाद ये चल ही रहा है तो इसको क्या, इसको और लेवल करने को, यहाँ पर अगर कुछ चीज़ आएगी तो इसको ये लेवल नहीं करेगी, है कि नहीं है, तो वही लेवल हो रही है। अब चूंकि है तो पूरा का पूरा कहाँ पर, पेरीग्लेशियल इलाके का, रीजन का, तो इसीलिए मैंने बोला ना ग्लेशिएटेड रीजन। अब इसका नाम अल्टीप्लेनेशन ही क्यों रखा, देखो अल्टस का मतलब क्या होता है, अल्टस का मतलब होता है हाई, क्या होता है, हाई, और प्लाना का मतलब होता है प्लेन, मतलब बहुत ऊंचाई पर कोई प्लेन सरफेस है। देखो ये तो पूरा क्या था, स्लोप एरिया था, अगर इस जगह पर एक प्लेन बन गया और ये आप सोच रहे हो बहुत छोटा है, भाई इसमें देखने में छोटा लग रहा है, मिलियंस ऑफ द ईयर में भाई कई किलोमीटर तक इतने लंबे लंबे हो सकते हैं भाई, मीटर्स तक हो सकते हैं, किलोमीटर्स तक हो सकते हैं, हो सकता है 100 मीटर का एक प्लेन हो, तो क्या होगा, इसी चीज को तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अल्टीप्लेनेशन बोलेंगे। अब प्रोसेस कौन कौन सी थी, मैंने क्या बताया, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, है कि नहीं। तो वेदरिंग जो अगर मैं बोलूं तो रॉक ब्रेक डाउन ड्यू टू द फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। अब चूंकि ऊपर हाई एल्टीट्यूड है
तो वहां पर क्या होगा, आप लोगों का ग्लेशिएशन होगा या फिर डी ग्लेशिएशन होगा, फ्रीज होगा या डी फ्रीज होगा। तो वही है, फ्रीजिंग एंड थोइंग के कारण जो आप लोगों की जो रॉक है वो ब्रेक डाउन होगी, उसको क्या बोलेंगे, वेदरिंग। इरोजन मतलब जो ग्लेशियर जो होंगे वो मूव करेंगे और कैरी अवे करेंगे ब्रोकन रॉक पीसेस को, जो वेदरिंग के कारण हुआ है। डिपोजिशन मतलब द ग्लेशियर ड्रॉप दीज रॉक पीसेस, जो ग्लेशियर्स क्या होंगे वो ड्रॉप करेंगे इन रॉक पीसेस को लोअर एरिया के अंदर, जिससे फॉर्म होगा एक फ्लैट टेरेस, है कि नहीं, नॉन एज द अल्टीप्लेनेशन टेरेस। अल्टीप्लेनेशन टेरेस, अब देखो इस तरीके से नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये टेरेस भी बनेगा, तो इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, अल्टीप्लेनेशन टेरेस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कितना सिंपल है एग्जाम्पल। आप लोग हिमालयाज में अगर देखोगे तो क्या होगा, एक्सटेंसिव अल्टीप्लेनेशन टेरेस हैं, जो कि हम लोगों को हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में देखने को मिलते हैं। एंडीज में देखोगे तो टेरेस जो हैं वो सेव किए गए हैं ग्लेशियल एक्टिविटीज के कारण। अल्टीप्लेनेशन टिपिकली कहाँ पर होते हैं, एलिवेशंस अबव द 300 मीटर, ये याद रखना, मतलब जब आपकी ऊंचाई 3 किलोमीटर के आसपास होगी, के ऊपर होगी, तब ज़्यादातर आप लोगों को अल्टीप्लेनेशन ज़्यादातर वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे नीचे नहीं होगी, भाई होगी, ये दिमाग में रखना। अगर मैंने ये बोला कि इसके ऊपर होगा, ये क्या है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पर पूरी तरीके से परम सत्य हो जाती है वो बात। भाई नेचर है, नेचर में हर चीज़ों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवाद तो मिलेंगे ही ना आप लोगों को। तो नेचर में अगर किसी ने बोल दिया कि 3 किलोमीटर ऊपर मेरे को यहाँ पर आइस मिल रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या वो मेरी ग्राउंड फ्लोर पर आइस नहीं मिल सकती, क्या मेरे को मिल सकती है ना, जरूरी थोड़ी है। तो यही चीज़ है कि भाई अगर 3 मीटर अब जो होंगे वो टिपिकली अगर वहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को, समझ में आया। क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए ऐसे इलाके में, रीजन्स विद द कोल्ड टेम्परेचर एंड द सीजनल फ्रीज थो, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए और सीजनली जो आप लोगों की वहाँ पर बर्फ़ जो होनी चाहिए वो जमनी चाहिए और पिघलनी चाहिए। इससे क्या बनेंगे आप लोगों के अल्टीप्लेनेशन बनेंगे। क्यों, सीधी सीधी बात है कि आप लोगों की बर्फ़ ही तो सारी चीज़ें लेके आई है, हैं तोड़ भी रही है, वेदरिंग भी उसी के कारण कर रही है, डिपोजिशन भी उसी के कारण हो रहा है, तो वो चीज़ हो गई। समझ में आई ना ये वाली चीज़, और कुछ नहीं है इसमें अल्टीप्लेनेशन में, बस यही चीज़ है। बस सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, ये क्रिएट करती है एक्सपांसिव फ्लैट लैंडफॉर्म को, जो कि कंट्रास्ट करेगी सराउंडिंग रज्ड टोपोग्राफी को, इन्फ्लुएंस करेगी लैंडस्केप एवोल्यूशन को हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ कंसेप्ट ऑफ अल्टीप्लेनेशन, अल्टीप्लेनेशन जो है एक प्रोसेस है लैंड लेवलिंग की। अब ये चाहो तो आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में लिख के आ सकते हो, है कि नहीं, इंट्रो में लिख के आ सकते हो। क्या होता है, अल्टीप्लेनेशन एक प्रोसेस है लैंड लेवलिंग की, कहाँ पर, पहली ग्लेशियल रीजन के अंदर, जो कि इन्वॉल्व करती है डिपोजिशन ऑफ मोरेन डेब्रिस कैरिड बाय द ग्लेशियर्स ईदर इन द डिप्रेशन और द स्लोप, चाहे डिप्रेशन के कारण चाहे स्लोप के कारण, क्रिएटिंग द अल्टीप्लेनेशन टेरेन। ये टर्म जो है सबसे पहले किसने दी थी, ईकन्स ने दी थी। किसने दी थी, ईकिन ने दी थी, EAKIN, EAKIN, ईकिन ने दी थी 1916 में, जिस विद द वेरियस लाइक इक्विप्लेनेशन, मतलब वेरिएशंस जो थे इसके अंदर क्या थे, इक्विप्लेनेशन और क्रायोप्लेनेशन यूज्ड बाय दी कैरीज एंड ब्रायन रिस्पेक्टिवली। किसने, कैरीज एंड ब्रायन ने क्या किया था, इस टर्म को यूज किया था। जैसे इक्विप्लेनेशन बोलना है, ये किसने बोला था, कैरीज ने बोला था। क्रायोप्लेनेशन किसने बोला था, ब्रायन ने बोला था। और आप लोगों को पता है कि क्रायोप्लेनेशन अपन लोगों ने क्या था, लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं ये वाला टर्म। तो ये वही चीज़ है, अल्टीप्लेनेशन, क्रायोप्लेनेशन, इक्विप्लेनेशन। अगर किसी के भी बारे में पूछे तो आप लोगों को सिर्फ अल्टीप्लेनेशन के बारे में लिखना है, सीधी सीधी बात है, लेवलिंग ऑफ द लैंड लिखना है। समझ में आया। एग्जाम्पल अब देखो, इस तरीके का डायग्राम बना के आ सकते हो। मेरा क्या है, इस तरीके से ये बना हुआ पूरा एक, ठीक है, ये ग्लेशियर है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये स्लोप है इस तरीके का। तो अगर मेरा पेरी ग्लेशियल रीजन है, ये पेरी ग्लेशियल रीजन तो डिप्रेशन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर मेरे ग्लेशियर डेब्रिस आए, ठीक है, यहाँ पर मेरा इस तरीके से ग्लेशियर्स हुए। ये क्या है, ग्लेशियर रीजन है, ये पेरी ग्लेशियर रीजन है। पूरा ग्लेशियल रीजन जो होगा वहाँ पर पॉसिबिलिटीज कम होगी, क्योंकि पूरे तरीके से जमा रहेगा। लेकिन जो पेरी ग्लेशियल रीजन होगा वो क्या होता है, वहाँ पर सीजनल क्या होगी, आपकी बर्फ जमेगी और बर्फ
पिघलेगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर आप लोगों का टूटना स्टार्ट होगा। अब जब स्लोप इस तरीके से है तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और ये जो है यहाँ पर मेरी लेवलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, अल्टीप्लेनेशन टेरेस बोलेंगे। समझ में आई ना? तो इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, पूरी पूरी जो है अल्टीप्लेनेशन है ये चीज। समझ में आने वाली बात। अब एक और छोटी सी चीज है, वो है ट्रंकेटेड स्पर्स। ये भी कौन से इलाके में होंगे, वो भी ग्लेशिएटेड इलाके में होंगे, जमे हुए इलाके में होंगे। समझ में आया ना? वैसे आप लोगों को दूसरी जगह भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये ग्लेशियल इरोजन के कारण ही बनते हैं। सबसे पहले ये पढ़ाने से पहले आप लोगों को पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि ये होते क्या है। देखो नॉर्मली अगर आप लोगों का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर एक ये मान लो एक यू शेप्ड वैली है, तो क्या यू शेप्ड वैली की पूरी ऐसी रहेगी? नहीं ना। क्या होगा, बीच में आप लोगों का क्या हो सकता है, यहाँ पर प्लेन हो सकता है, बीच में रिवन लेक हो सकती है यहाँ पर। ये आप लोगों की ये पूरी वैली बन जाएगी, हैंगिंग वैली। लेकिन उसके ऊपर का जो इलाका होगा वो इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और यहाँ पर छोटे छोटे हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, इस तरीके के स्पर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? स्पर्स मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, लगभग ट्रायंगुलर शेप के स्पर्स होते हैं। ठीक है, ये वाले ये स्पर्स जो होते हैं वो लगभग ट्रायंगुलर शेप के स्पर्स होते हैं। वही इसी चीज को बोल रहे हैं ट्रंकेटेड स्पर्स। अब देखो ये वाली चीज है, ये क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप ही तो हो गया। देखो ये ट्रायंगुलर है, देखो ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है कि नहीं? इसी को बोल रहे हैं अपन लोग ट्रंकेटेड स्पर्स। अब देखो ट्रंकेटेड स्पर्स क्या होंगे, ट्रायंगुलर स्टीप लैंड फॉर्म है। अब क्या यहाँ पे आप खड़े हो पाओगे, पॉसिबिलिटीज कम है ना, स्टीप लैंड फॉर्म हो गया ना। तो ट्रंकेटेड स्टीप लैंड फॉर्म है जो कि हम लोगों को ग्लेशिएटेड वैलीज में देखने को मिलता है। कहां पर मिलेगा? ग्लेशिएटेड वैलीज में देखने को मिलेगा। जो ये किससे बनते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरलॉकिंग स्पर्स से मिलकर अब ये बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरलॉकिंग स्पर्स बाय ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन होगा, उससे ये मिलके आप लोगों के बनेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये चीज आप लोगों का मैंने बनाया है, ये आप लोगों का क्या है, इंटरलॉकिंग ग्लेशियल इरोजन हो गया। मतलब एक बात बताओ, नॉर्मली मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे अगर दो चीजें करूँ, ये मेरे स्पर्स बने हुए हैं दो, सॉरी इस तरीके नहीं, आई एम सॉरी, ये मैं बताऊंगा, ये मेरे स्पर्स बने हुए मान लो। तो अब यहाँ पर मेरा अगर ग्लेशियल डिपोजिशन हो गया तो क्या होगा, ये मेरे को उसको काटते हुए नहीं चला जाएगा फ्यूचर में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सीधी सीधी बात है, ट्रंकेटेड स्पर्स है कि नहीं? वेट नाउ कॉमनली सीन इन, कहाँ पर देखने को मिलता है, यू शेप्ड वैली के अंदर, जो कि सिग्निफिकेंट इंडक्टर होते हैं पास्ट ग्लेशिएशन के। समझ में आया ना? यशोमाइट वैली यूएसए के अंदर, ग्लेन को स्कॉटलैंड के अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात? आ गया ना ट्रंकेटेड स्पर्स का ये चीज समझ में कि ट्रंकेटेड स्पर्स क्या है? ये ग्लेशिएशन के कारण ही तो आपके ट्रंकेटेड स्पर्स बन रहे हैं, ये वाली चीज है नॉर्मली। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो सिंपल सी इसकी प्रोसेस है, पहले ओरिजिनल लैंडफॉर्म होगा, ग्लेशियल एक्टिविटी होगी उसके अंदर, फिर उसके बाद सीधा आप लोगों का क्या बन जाएगा, ट्रंकेटेड स्पर्स बन जाएगा। जैसे ओरिजिनल लैंडफॉर्म के अंदर इंटरलॉकिंग स्पर्स हैं, जो कि रिज ऑफ द लैंड एक्सटेंडिंग इनटू द वी शेप्ड रिवर वैली। मतलब इंटरलॉकिंग स्पर्स कौन से कहलाएंगे, जो रिज ऑफ द लैंड एक्सटेंडिंग इनटू द वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड रिवर वैली तक एक्सटेंड रहेंगी। नाउ फॉर्म्ड बाय द वाइडनिंग कोर्स ऑफ द रिवर कटिंग इनटू द वैली। किससे बनते हैं? वही सीधी बात है कि रिवर से बन रहे हैं, तो वैली बन गई आप लोगों की, तो ये आप लोगों को क्या बन गए, इंटरलॉकिंग स्पर्स बन गए ना। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स को क्या बोलेंगे, ओरिजिनल लैंडफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, नाउ अब देखो जैसे ये मेरा बना हुआ है, ये मेरा क्या हुआ, स्पर्स बने हुए हैं, रिवर फ्लो अराउंड द इंटरलॉकिंग स्पर्स। ठीक है, ये मेरा इंटरलॉकिंग स्पर्स है, इसके अराउंड मेरी क्या बने, रिवर फ्लो हो रही है कि नहीं है? हो गई ना। नाउ ग्लेशियल एक्टिविटी अगर हो गई ड्यूरिंग द ग्लेशिएशन, ग्लेशियर्स अकर्स द रिवर वैली, ग्लेशियर्स अकर्स द रिवर वैली एंड मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ग्लेशिएशंस के कारण क्या होगा, जो ग्लेशियल ऑक्यूपाई द रिवर वैली, अब जो रिवर वैली जितनी थी यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो ग्लेशियर्स वहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर रिवर बह रही थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्लेशियर्स आ गए, है कि नहीं?
ये मेरा ट्रंकेटेड स्पर्स थे ना, तो ये मेरे ग्लेशियर्स आ गए और इसने क्या किया, रिवर वैली को ऑक्यूपाई कर दिया। और अब क्या होगा, ये धीरे धीरे अब ये डाउन स्लोप की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ भी तो मूव करेंगे। द ग्लेशियर इरोड्स द वैली थ्रू द प्रोसेस लाइक एब्रेशन एंड प्लकिंग। मतलब अभी तक वो क्या कर रही थी, जो अपनी रिवर जो थी वो क्या कर रही थी, वो इरोड कर रही थी। तो ये इरोड ना करते हुए ये क्या करेगा, प्लकिंग करेगा। प्लकिंग मतलब उसको तोड़ता चला जाएगा, उसको पकड़ के खींचता चला जाएगा, है कि नहीं। जैसे अगर आप लोगों ने एक चीज पकड़ ली, पकड़ के अगर मेरी जो ग्लेशियर्स है इस पे चिपका हुआ है, तो क्या करेगा, साथ में इसको लेते हुए चली जाएगी, तो इसको खींचेगी। अभी तक वो क्या कर रहा था, इरोड कर रही थी, ये खींचते हुए चली गई। तो दैट मीन्स आपको छोटा सा वहां पे फील होगा, दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर कुछ चीज थी जो उसको उठा के अपने साथ ले गई है। समझ में आया ना। आगे नहीं वाली चीज, क्रिएशन ऑफ द ट्रंकेटेड स्पर्स, ग्लेशियर स्ट्रेटन एंड वाइडन द वैली। अब ग्लेशियर से क्या होता है, आपकी जो वैली होती है वो वाइड हो जाती है और स्ट्रेटन हो जाती है। कटिंग ऑफ द टिप ऑफ द इंटरलॉकिंग स्पर्स, अब क्या होगा, इंटरलॉकिंग स्पर्स की जो टिप है वो क्या करेगी, वो कट कर देगी। अब देखो यहाँ पर वैसे कैसा होना चाहिए, ओरिजिनली कैसा होना चाहिए था, इस चीज को ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, आपके ग्लेशियर के कारण क्या हुआ, ये इसकी जो टिप है वो कट गई, इसकी टिप है वो कट गई। तो दैट मीन्स मेरे को कैसा स्ट्रक्चर मिला, वो मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर मिला। तो यही तो स्ट्रक्चर है कि नहीं, यही तो स्ट्रक्चर है। तो यही चीज हो गई इंटरलॉकिंग स्पर्स। दिस लीव स्टीप ट्राइंगुलर फेस नॉन एज ट्रंकेटेड स्पर्स। ये क्या करता है आप लोगों को, स्टीप मतलब बहुत ज्यादा ऐसा इस तरीके का जिसका स्लोप बहुत ऊंचा हो, और ट्राइंगुलर फेस देखने को मिलेगा, नॉन एज द ट्रंकेटेड स्पर्स। Truncated spurs are distinct glacial feature found in U-shaped valley formed by the powerful erosion force of the glaciers. They are prominent in the regions like Alps and they provides the insist into the effects of the glaciation on the landscape. सीधी सीधी बात है, समझ में आ गई ना। नाउ अब देखो, ये तो मैंने आपको वो दिखाया था। अब डायग्राम अगर बना के आओगे तो कैसे बना के आओगे, ये मेरा ग्लेशियल ट्रॉफ है इस तरीके का, ये मेरी क्या है, इंटरलॉकिंग हो गई, स्पर्स हो गए, ये वाले इंटरलॉकिंग स्पर्स हो गए। तो यहाँ क्या हो गए, मेरे ट्रंकेटेड स्पर्स हो गए। इस तरीके से आप बनाया ना। या फिर अगर आपको और भी थोड़ा सा टफ बनाना तो देखो, नॉर्मली ये वी शेप्ड वैली है आप लोगों की, ये आप लोगों का ये स्पर्स हो गए, ये हैंगिंग वैली हो गई, ये ट्रंकेटेड स्पर्स हो गए। कैसे, यहाँ पे बगल में यहाँ पे आपके वाटरफॉल हो रहा है, ये जो है ये पूरा इलाका इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, तो इस तरीके से आपके ट्रंकेटेड स्पर्स हो गए। ठीक है, 3D में अगर आप देखोगे तो, है कि नहीं, 3D में आप अगर देखोगे तो पूरी तरीके से ये एकदम से ना दिखते हुए क्या होगा, आप लोगों को थोड़े से ट्रंकेटेड फील होंगे। देखो मैं एक और बार समझाऊँ आपको, जो लोग आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो वो समझो। देखो ये अगर मेरा इस तरीके का ऐसे बना हुआ है, ये मैं सामने से देख रहा हूँ, और समय के साथ यहाँ पर क्या है, नदी से क्या करा, एक वी शेप्ड वैली बनी हुई है पहले से ही, ठीक है, ये मेरी वी शेप्ड वैली बनी हुई है। अब ग्लेशिएशन के कारण यहाँ पर क्या हुआ, धीमे से यहाँ पर एक ग्लेशियर जो था, यहाँ पर बर्फ जम गई। टाइम के साथ साथ अब इसने क्या किया, यहाँ पे वैसे तो पानी जा रहा था, इसको रोड कर रहा था, तो इसने क्या किया, ऐसे ना करते हुए क्या किया, इस चीज को, अब ये मैं इसको इधर दिखा रहा हूँ, इस चीज को इस तरीके से काट दिया। दैट मीन्स मेरा जो मेन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा अब, है ना। समझ में आया। फेस मुझे कैसा दिख रहा है, फेस मुझे कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है, ठीक है, स्टीप दिख रहा है। तो यही मेरा क्या होगा, ट्रंकेटेड स्पर्स हो जाएगा। तो ये जो मेरा साइड व्यू से देख रहा हूँ, तो ये मेरा ट्रंकेटेड स्पर्स है। तो ये वही चीज़ है ट्रंकेटेड स्पर्स। समझ में आया, आ गई ना ये चीज़, देखो नॉर्मली, और ट्रायंगुलर है, हो गया ना, समझ में आया। बस इसके अलावा अपन को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर कोई स्पेशल लैंडफॉर्म अगर देखने को मिल जाएगा कभी आया, तो अपन उसको मिसलेनियस वीडियो के अंदर डाल देंगे। होमवर्क क्या है, वही फ्लो चार्ट बनाओ इस टॉपिक के अंदर, ये देख लो, इसके आंसर्स लिखने की कोशिश करो। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अब मैं जो बताने वाला हूँ सिंपल सा, देखो अगर आप लोगों को सिंपल इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में पूछ ले, तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, जैसे डेविस के टाइम पे बताया था, पेंग के टाइम पे बताया था, ठीक है। आप लोगों को अगर
केमिकल रिलेटेड लैंडफॉर्म के बारे में पूछ ले तो वही कास्ट टोपोग्राफी हो जाएगा तैयार आप लोगों के लिए, और जो अभी स्पेलियोथर्म था वो तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग वहाँ पे यूज़ करके आ सकते हो। ऐसे ही आप लोगों को अगर ग्लेशियल के बारे में बताना है, ग्लेशिएटेड रीजन के बारे में, तो आपके पास अल्टीप्लेनेशन का कंसेप्ट भी है, आपके पास बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी का भी कंसेप्ट है, आपके पास ट्रंकेटेड स्पर्स का भी कंसेप्ट है। तो ये चीज़ें आप लोग क्या करोगे, मेन रियल एग्जाम के अंदर आप लोग इसको डाल के आओगे। आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी टर्म चिपकाए आओ, मतलब कीवर्ड्स आप लोगों को रटी होनी चाहिए। PYQ जितने भी हैं आप लोगों के ये वर्ड्स याद रखो, ये आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अल्टीप्लेनेशन वर्ड हो गया, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी वर्ड हो गया, तो यही आप लोग सीधा सीधा उसके अंदर यूज करके आ सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, जिसके अंदर हम लोग सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन, पॉलीसाइकिल ऑफ इरोजन, मल्टी साइकिल ऑफ इरोजन, इस तरीके से चीज़ें अपन लोग देखते जाएंगे। समझ में आया ना? ये तो मैंने लिख दिया कि ओनली पॉलीसाइक्लिक नहीं, अलग अलग भी हैं। सारे के सारे जितने भी लैंडफॉर्म अपने बनेंगे वो इस चीज़ पे अपन लोग कवर कर लेंगे। याद रखना ये भी हम लोग ओनली रिलेटेड टू एग्जाम देखने वाले हैं, नो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। टॉपिक नंबर 16 है ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। काफ़ी स्लो ग्रोथ है हम लोगों की, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊँगा। अगर 2 से 4 महीने के अंदर अगर नहीं हो पाता है तो फिर कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे। हाँ, बट ये मैं पूरा वादा करता हूँ कि 100% तो मैं ये कोर्स कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आप लोगों को अगर पर्सनल गाइडेंस वगैरह प्रोग्राम अगर चालू करना हो तो भाई मुझे तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कि मैं कर पाऊँगा। तो ये वाला कोर्स तो आपको पूरा 100% मिलेगा, लेकिन फ्यूचर और भी ज़्यादा चीज़ें जैसे जनरल स्टडीज़ के लिए देखना है तो उसके वीडियोज़ भी अगर मैं बनाने का मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलेगा अगर मुझे ग्रोथ नहीं हुई तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।